जहांगीर है। मैं नीम के गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। एक लड़का है जो कि उन्हाना से संबंध है, एक गांव खैस्तान है, दिलशाद उसका नाम है, दीन मोहम्मद उसके बाप का नाम है। उससे मेरी मुलाकात हाय हेलो हुआ था कहीं बाहर। तो उसको मेरे बारे में पता था कि मैंने DMLD कर रखी है। जैसे हमारी नॉर्मल हाय हेलो हुई। मैं बेंगलोर में काम करता हूँ। बेंगलोर में मैं एक होम केयर में काम करता हूँ। वहाँ पे मेरी सैलरी ठीक ठाक थी। तो उसने मुझे बोला कि भाई थाईलैंड में एक हॉस्पिटल में काम है। तो मैं बोला किस चीज़ के लिए? बोला कि लैब टेक, तूने DMLD करी रखी है तो DMLD के बेस पे तुझे 1 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, 80,000 से 1 लाख के बीच में। मैंने यार बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैं 40-45 हज़ार ले रहा हूँ तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहूँगा, चला जाऊँगा। तो मैं उसके इस ऑफर को ठुकरा ना सका। वहाँ पे फर्स्ट टाइम तो मैं अपने बड़े पापा से बात किया डायरेक्ट। उनसे बोला कि पापा ऐसी बात है। उन्होंने बोला रहने दे, अपने यहीं पे ठीक है, नीचे चाहिए ज़्यादा। तो फिर मैं अगस्त में छुट्टियों में घर पे आ गया। तो फिर दोबारा उसका कॉल आया, मतलब टेलीग्राम पे मैसेज आया, जहांगीर कहाँ पे? मैंने बोला घर पे हूँ भाई। तो उसने बोला कि ऐसा है, आजा, अभी वैकेंसी अच्छी निकल रही है और सैलरी भी बढ़ जाएगी 3 महीने बाद। मैंने यार, फिर मैंने ना तो अपने बड़े पापा से कोई सलाह मशवरा किया, ना अपने बाप से सलाह मशवरा किया, खाली माँ से बोला। माँ ने पैसे का एडजस्टमेंट किया, पता नहीं कहाँ से किया कहाँ से नहीं किया। 30,000 का मुझे पता है जहाँ से किया है, अपने बहन के जेवर गिरवे रख के किए हैं। उसने 1 लाख रुपए की मांग की थी तो मैं अरेंज करवा दिया। माँ ने 70,000 रुपये कहाँ से लाई नहीं पता, उसको 70,000 है कैश दिया हूँ, 30,000 UPI किया हूँ। उसने मुझे एक टिकट भेजा है। टिकट था IGI से सीधा बैंकॉक के लिए। तो वहाँ पे 25 तारीख की फ़्लाइट थी, 25 को मैं पहुँच गया हूँ बैंकॉक, 25 अगस्त 2025 को। तो उसके बाद उसने बोला कि आज तुझे यहाँ पे होटल में स्टे करना है। मैं बोला ठीक है भाई। बोला कि सुबह तुझे एक गाड़ी लेने आएगी, वो तुझे तेरा फोटो दिखाएगी, फोटो देख के ही गाड़ी में बैठना, अगर तुझे कोई फोटो ना दिखा किसी के साथ मत बैठना। मैं बोला ठीक है भाई, जैसे तू बोल रहा है, मैं तेरी आर्ग्यू तो कर नहीं सकता उससे, क्योंकि भाई मैं तो बाहर पहुंच चुका हूं। तो कम से कम 450-500 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब 8-9 घंटे चल दिया हूं मैं गाड़ी में बैठ के। एक टाक जगह है थाईलैंड में ही, टाक, वहां पे स्टे कराया एक होटल में, खाना वाना खिलाया। तो उसके बाद बोला, उसका मैसेज आ रहा है, अब तुम्हें यहां से हर 10-20 किलोमीटर में गाड़ियां चेंज करनी पड़ेंगी। टोटल मैंने 10 गाड़ियां चेंज की। उस मैसोट पहुंच गए, जो कि थाईलैंड का लास्ट स्टॉप है। उसके बाद नदी क्रॉस कराइए हमको म्यांमार के लिए, मतलब बर्मा पहुंचा दिया मुझे। मैं यहां तक नहीं पता, क्योंकि बॉर्डर होती है उसमें कुछ तो आर्मी वगैरह होता है। मैं भी सोचा कि हाँ खाली नदी क्रॉस कराया, अभी थाईलैंड ही चल रहा है। मैंने भी कुछ नहीं देखा, क्योंकि नेट वहां पे चल नहीं रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। तो उसके बाद उसका मैसेज आया कि अब तुम्हें हमारे यहाँ की प्राइवेट आर्मी लेने आएगी। थोड़ा मैं भी घबराया, क्योंकि आर्मी लेने आएगी भाई, हम यहाँ को वैसे तो आए नहीं है, आर्मी लेने कैसे आएगी? तो इग्नोर किया। फिर आर्मी लेने आ गई हमें 1-1.5 घंटे बाद। फिर हम पहुंचे, एक कंपनी है के नाम से, बहुत बड़ी कंपनी है, 25 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। तो वहां पे इंटरव्यू के लिए बोला गया कि इंटरव्यू लेने आएगा तो मुझे इंटरव्यू दे देना। सुबह 10:30 या 35 मिनट में एंट्री किया था गेट पे। 4:30 बजे तक, शाम तक कोई भी नहीं आया। ना उसका मैसेज आ रहा है ना कुछ आ रहा है, बस एक मैसेज करने के बाद कुछ नहीं। वहां पे भूखे प्यासे बैठे हैं। फिर एक चाइनीज आया, उसका नाम था होंग टाई, मतलब चाइनीज नेम है, होंग ताई। तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैं उसको अपने बारे में बता दिया। तो उसके बाद बोल रहा है कि अब तुम्हारा मेडिकल होगा। मैं ठीक है जी, मेडिकल होगा। जब उसने बोला मेडिकल होगा, मैंने कि हो सकता है हॉस्पिटल ही है यार, जब मेडिकल का बोल रहे हैं तो, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो तो विदाउट मेडिकल तो कोई भी आपको नौकरी नहीं देगा। तो मेरा मेडिकल हुआ। उसके बाद मुझे एक अपार्टमेंट है, पूरा बिल्डिंग बना रखी है, बिल्डिंग का नाम से था C5। वहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे आप स्टे करो, आप चल के आए हो, बहुत थक गए हो, सो जाओ। ट्रांसलेटर था, वो चाइनीज था लेकिन वो इंग्लिश बोल रहा था। तो उसने बोल दिया, मैं वहाँ पे आराम से सो गया। बोला कि आपका एग्रीमेंट होगा रात में, क्योंकि नाइट में काम होता था वहाँ पे। 8:30-9 के बिटवीन वो आया मुझे लेने, बोला कि अब आपका एग्रीमेंट होगा। मैं चलो, एग्रीमेंट पे लिखा था कि आपकी सैलरी है 30,000 थाई बाट। 12 से 16 घंटे आपका वर्किंग आवर्स है। 1 साल से पहले आप अपने घर नहीं जा सकते, अगर जाओगे तो अपने खर्चे पे जाओगे।
मैंने यार ठीक है, 1 साल तो अगर घर से बाहर आए तो 1 साल तो रह लेंगे। मैं साइन कर दिया। उसमें काम का कोई जिक्र नहीं था कि आपको हॉस्पिटल करना है, स्कैमिंग करना है, कुछ भी नहीं था। फिर मुझे एक लैपटॉप सॉरी कंप्यूटर दिया, 2 आईफोन दिए, 11 और 12। बोला कि चैट हिस्ट्रियाँ दे दी कुछ कि ऐसे ऐसे क्लाइंटों से बात करनी है। मैंने वो चैटें पढ़ी, उनमें और कुछ नहीं था, खाली इन्वेस्टमेंट का जिक्र था। जैसे इन्वेस्टमेंट पढ़ी, मैंने बोला मुझे घर जाना है भाई, मुझे नहीं करना। क्योंकि अगर मैं ये काम कर सकता था तो करना होता तो अपने घर पे कर लेता, क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुत बड़ा हब है। मैंने नहीं करूँगा और मुझे हराम का कुछ चाहिए भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपने एजेंट से बात करो। ऐसे ही ऐसे 10-20 दिन निकल गए मेरे। उसके बाद मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने कि काम करना ही पड़ेगा, वरना $4800 दो, अपने घर जाओ। मैं किस चीज़ के दूं? मेरे घर पे 10 रुपये नहीं है, मैं कैसे कैसे अपने पैसे जुटा के यहाँ पे आ जाऊँ? मैं कहाँ से पैसे ला के दूंगा आपको? तो उसके बाद मुझे बोला गया है कि आपके एजेंट को हमने $5000 दिए हैं, उनसे बोलो, वो आपको लेके जाएंगे यहाँ से। एजेंट का कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि उनसे बात ही नहीं हो रही है मेरी। मुझे ये भी नहीं पता कौन से पार्क में रह रहा है। वो था वहीं पे थाईलैंड में ही, ओ सॉरी बर्मा में, उसी के में भटके गए। इतना 25 किलोमीटर एरिया में कहाँ ढूंढेगा? तो उसके बाद पहला अक्टूबर में एक रेड पड़ी थी, बर्मा आर्मी की थी। वो हमें लेके, कंपनी वाले लेके भाग गए। वो एक होंगटू पार्क है दूसरी जगह पे, मायावादी शहर में। तो वहाँ पे मुझे रखा गया। 15 दिन रहे थे वहाँ पे। वहाँ पे भी मैं काम नहीं किया। वहाँ पे मुझे ऐसा टॉर्चर किया है कि 7 दिन कंटिन्यू मारा गया है। रॉड से इलेक्ट्रिसिटी वायर शॉर्ट दिए गए हैं बॉडी में। कुल मिला के मेरी बॉडी में अभी भी स्वेलिंग है, जला हुआ पैर है, पूरे जख्म है। मैं ऐसे छोड़ दिया था उन्होंने मुझे कि हाँ गया, मर चुका ये। तो उस 14 नवंबर को वहाँ पे एक रेस्क्यू टीम पहुंची, जो बर्मा, थाईलैंड, इंडिया और अफ्रीका के लोगों का एक समूह है। वहाँ पहुंचे, उन्होंने बोला कि किस किस को घर जाना है। तो मेरे कुछ दोस्त बन गए थे इतने दिनों में, इंडियन थे। मैंने बोला यार मैं अभी घर जाऊंगा अब। तो उन्होंने मुझे नहीं देखा, क्योंकि मैं सबसे पहले लाइन में लगता था। तो उन्होंने उस दिन मुझे लाइन में नहीं देखा। तो जैसे ही सबने हाथ उठाया तो एक लड़के ने बोला सर एक जहांगीर नाम का लड़का और है, उसको कल रात में गायब है, कल रात से। तो रूम चेक किए तो एक रूम में मैं पड़ा मिला हूँ, पूरा ब्लड लगा हुआ था, पूरी बॉडी पे खून थे, जख्म थे, बहरा जैसा अभी बेहोश था। फिर मुझे उठा के सीधा मायावादी हॉस्पिटल लेके गए हैं, जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। फिर उसमें मेरा थोड़ा सा फर्स्ट एड हुआ है। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जो भी पैसे थे मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया है। 20-25 दिन तक मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरा पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन, लगेज वगैरह सब कुछ उन्होंने ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा मेरे पास। मैं घर पे कांटेक्ट किया एक लड़के से, चाइनीज से फ़ोन लेके कि पापा ऐसे मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं ऐसे ऐसे फंसा हुआ हूँ। तब मेरी इन्फॉर्मेशन इनके पास आई थी। कितना तारीख को? वो थी दिसंबर में, आई थिंक, ये कंफर्म नहीं है। क्या हुआ था? उसके बाद हमें एक सुकोकू जगह है नाम की, सुकोकू में रखा गया रेस्क्यू सेंटर में। वहाँ पे मैं 1.5 महीने रहा हूँ। उसके बाद हमें डेट कंफर्म मिली कि आपको 7 जनवरी को आपको घर भेज दिया जाएगा। एम्बेसी गई थी, हमें हमारे इमिग्रेशन वगैरह हुआ था। फिर हमें एक फ्रेंडशिप ब्रिज है, थाईलैंड और बर्मा का जो बॉर्डर है, वो फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से है। तो वहाँ पे हमें लेके गए। वहाँ पे हमें थाईलैंड आर्मी को सौंप दिया। थाईलैंड ने हमें एम्बेसी, अपनी इंडियन एम्बेसी को दिया। उन्होंने वहाँ पे मेरा वाइट पासपोर्ट बनाया और फोटो वगैरह कैप्चर किए। तो मैसोट से हमें इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है वो लेके आया था। उसके बाद हम 7 जनवरी 6:30 बजे ये क्या नाम है इसका, गाजियाबाद में हिंडौन एयरफोर्स है जो, वहाँ पे लैंड किए। फिर वहाँ पे कुछ इंक्वायरी हुई। फिर नाइट में ही 12 बजे ये अपना वजीराबाद में दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे हमें रखा गया है। उसके बाद मुझे घर पे भेज दिया गया है। मेरे पापा और मेरे बड़े पापा का लड़का मुझे लेने नूह गए थे, क्योंकि वहाँ पे हमें डीसी ऑफिस वाले लेके आ गए थे। जी, अब सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि मेरा सीधा सिंपल फंड है, जो कि ये सेकंड जन्म ही मिला है मुझे। क्योंकि वहाँ से मुझे बोला गया था एम्बेसी से कि यहाँ से तू पहला बंदा है जो इतना टॉर्चर होने के बाद जिंदा जा रहा है, वरना किसी देश में ऐसा गया ही नहीं है कोई बंदा। क्योंकि वहाँ पे
हमने समथिंग 25 या 30 बंदों ने एक साथ मेल किया था यंगून एम्बेसी को, और वो यंगून एम्बेसी तक पहुंचने से पहले कंपनी को पता चल जाता था। कितने लड़के थे जो वहां से अब निकल के आए? अब जो निकल के आए, मेरे वाले बैच था उसमें 228 बंदे थे, जिसमें 22 लड़कियां और 202। अब मेवात का आप अकेले हैं? मैं मेवात का अकेला हूँ। मैंने पापा ने 30 दिसंबर को जहाँ जहाँ FIR देनी थी दे चुके हैं वो। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे साथ हुआ है ना, मुझे न्याय चाहिए उसके रिगार्डिंग, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उस लड़के का पता मिल पा रहा है जिन्होंने आपको? उसका कोई अता पता नहीं है, गांव का पता है, बाप का नाम पता है उसका। कितना का फ्रॉड हुआ है आपके साथ? मेरे साथ 1,30,000 रुपए का हुआ है टोटल।